नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। कहा, दुनिया भर में समान रूप से खतरे में है शांति और समृद्धि। विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद नीति कभी नहीं होगी सफल। कहा, ग्लोबल साउथ देशों के साथ खड़ा है भारत। तमिलनाडु सरकार में मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनेंगे उदयनिधि स्टालिन। रविवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन की परिवारवादी की नीति पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री की धुआंधार रैली। जम्मू में कांग्रेस एनसीपीडीपी को लताड़ा। कहा, कांग्रेस सरकार पाकिस्तान को दिखाती थी सफेद झंडा, हमने गोली का जवाब गोले से दिया। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की गुटबाजी पर किया कटाक्ष। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया दूसरा घोषणा पत्र। कई लोग लुभावन वादों का किया शामिल। भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। पूछा, कहां गए हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में किए गए वादे। फिर सामने आई हुड्डा सैलजा गुटबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाने वाला सेलिब्रिटी इवेंट बताने पर देश भर में भारी नाराजगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी देश में करवाना चाहते हैं गृह युद्ध। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने राहुल गांधी को बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। मुडा घोटाले को भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष। सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस नेतृत्व से पूछा, क्यों होने नहीं दे रहे मामले की निष्पक्ष जांच। घोटाले में मुख्य आरोपी है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में मार गिराए गए 2 आतंकी। गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद और एक पुलिस अधिकारी घायल। बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। कठुआ में बढ़ाई गई सुरक्षा। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत की पुष्टि। शुक्रवार को दक्षिणी बेरूत पर इजरायली बमबारी में हुआ ढेर। संगठन मुख्यालय पर ताबड़तोड़ हमलों में मारे गए कई अन्य कमांडर। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला बोला। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. और वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक कठिन समय में यहाँ एकत्र हुए हैं। दुनिया अभी भी कोविड महामारी के कहर से उबर नहीं पाई है। यूक्रेन में युद्ध अपने तीसरे वर्ष में है और गाजा में संघर्ष व्यापक रूप ले रहा है। Support the 79th UN General Assembly's theme of leaving no one behind. We are gathered here at a difficult time. The world is yet to recover from the ravages of the COVID pandemic. A war in Ukraine is well into its 3rd year. The conflict in Gaza is acquiring wider ramifications.
तो वैश्विक स्थितियों को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी बातें यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है और साफ तौर पर यहाँ पर हम जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान को भी एक तरह से फटकार लगाते हुए वो नजर आए और साफ तौर पर पाकिस्तान की जो नीति और रणनीतियाँ रही हैं और साफ तौर पर जो चेहरा रहा है पाकिस्तान का वो भी उजागर करते हुए एस जयशंकर यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में विदेश मंत्री ने तमाम यहाँ पर बड़ी और अहम बातें कही हैं। भारत का कद जैसे कि वैश्विक स्तर पर जो बढ़ता हुआ नजर आया है उसको लेकर भी इन्होंने तमाम बातें कही हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर नज़र डाली जाए तो ग्लोबल साउथ को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है और इसके अलावा भी जो तमाम विदेश मंत्री ने यहाँ पर बातें कही हैं यूएनजीए में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करती हैं कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर जो तमाम संकट हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उनसे कैसे पार पाना है, उनको कैसे अगले स्तर पर लेकर जाना है, क्योंकि शांति और समृद्धि तभी संभव है जब इस पर एक ठोस रणनीति के साथ साथ पूरी दुनिया वैश्विक पटल पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी बात को यहाँ पर उजागर भी किया है। यूएनजीए में जिस तरह से यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बातें कही और पाकिस्तान को जिस तरह से घेरा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर जो आतंकवाद नीति है वो कभी सफल नहीं होगी और ये हमेशा से देखा गया है। वैसे तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, लेकिन इसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर ये बड़ी बात उठाई है और साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों के साथ भारत खड़ा हुआ है। तो ऐसे में भारत जिस तरह से लगातार जो दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उनसे कैसे पार पाना है, इसको लेकर यहाँ पर हमने देखा है कि जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं और साफ तौर पर जो तमाम बड़ी बातें उन्होंने रखी उनमें अलग अलग क्षेत्रों को लेकर भी किस तरह से जो शांति और समृद्धि को लेकर बात कही गई है, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां रही हैं उनसे कैसे पार पाना है, इसको यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। तो अपने आप में एक बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज देते हुए वैश्विक पटल पर कि किस तरह से जो स्थितियां हैं उनसे कैसे पार पाना और वैश्विक चुनौतियों को कैसे भारत आगे बढ़ते हुए उसमें काम करता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर कही और वही सारी बातें हैं जो आने वाले समय में शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होकर देखने वाली बात है कि किस तरह से आगे जो रणनीतियां बनेंगी उस पर सारे देशों के साथ मिलकर इनको आगे बढ़ना है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अजय का ही रुख करते हैं। अजय, जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बातें कही वो एक अलग बानगी पेश करती है और जिस तरह से अब की बार एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा मैसेज यहाँ पर वैश्विक पटल पर भी देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की जो नीतियां रही हैं वो अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़ी करती हैं। देखिए गौरव, बहुत ही हास्यास्पद बयान जो पाकिस्तान की तरफ से आया उसका जवाब देते हुए आज भारत ने स्पष्ट तौर पे कह गया कि एक ऐसा देश जिसके अगर जीडीपी की आप बात करें तो उसके एक्सपोर्ट से, उसके प्रोडक्शन से, उसकी इनकम से, उसके एम्प्लॉयमेंट लेवल से नहीं नापा जाता, बल्कि उसके टेरर फाइनेंस यानी वो कितना पैसा लगाता है टेरर को प्रमोट करने में, उसके आधार पर लगाया जाता है। एक ऐसा देश जो कि ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है, वो बातें करता है जब यूएन में आकर के इस तरह की कि उसके ऊपर बड़ा खतरा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि भाई उसने जो बोया है उसी को वो काट रहा है। बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा और बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल आज जयशंकर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है तो उसका खामियाजा उससे खुद ही भुगतना पड़ेगा। और भारत की तरफ से उन्होंने बहुत ही संदेश कड़ा दिया है कि आपको अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा और पूरी दुनिया पर आप इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि आपके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि आपने वो काम किया है जो काउंटर तरीके से मतलब वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जो आप कार्य करेंगे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यानी स्टर्न मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि आप अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए खुद जिम्मेदार होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, जो इलीगल टेरिटरी, बार बार पीओके की बात भारत कहता है कि जो इलीगल टेरिटरी पाकिस्तान की तरफ से भारत की कब्जे में की गई है उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान को काम करना चाहिए, वरना उसके भी जो परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे। स्पष्ट तौर पर जो पाकिस्तान जो कि भारत पर आरोप लगा रहा था किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, बहुत ही माकूल जवाब आज दिया है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि अब पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना होगा। और जिस तरह से प्रभुदयाल साहब कह रहे थे कि जो पूरी की पूरी जो डीप स्टेट फंक्शनरी है जो कि पूरे के पूरे टेरर को प्रमोट करती है उस पर उनको ध्यान देना और इस तरह से पूरी दुनिया पर ठीकरा ठोकना या फिर यूएन काउंसिल में बार बार जाकर के भारत के खिलाफ कुछ भाषण देना, उससे कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है। अगर उनको वाकई चाहते हैं वो कि दुनिया उन्हें सीरियसली ले तो उन्हें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करना होगा और वाकई कुछ ठोस कदम उठाने होंगे टेरर को रोकने के लिए। और शायद दुनिया को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए कि वो टेरर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। लेकिन
लास्ट में जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से एक तरह से कहें कि लपेटे में लिया। और मुझे तो हंसी आ रही है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो बहुत ही मुश्किल से उसको नोट डाउन कर रहे थे और घबराए हुए से थे कि वो जयशंकर साहब इस वक्त क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो इस बात को समझते थे कि शायद इस तरह का काउंटर भारत की तरफ से आ रहा है और वो अपना होमवर्क कर रहे थे जो शायद निश्चित तौर पर अजय। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो पाकिस्तान है उसके ऊपर तमाम कर्जे वैसे ही चढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जिस तरह से वो अपनी बात रखता है तो हास्यास्पद इसलिए भी लगता है क्योंकि जब आप वैश्विक पटल पर इस तरह के मोर्चे उठाते हैं लेकिन आपकी खुद की जो जेब है वो फटी हुई है, तो ऐसे में स्थिति जो लगातार हम देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप एक तरफ तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उस तरह की स्थितियां हैं नहीं, बल्कि परिस्थितियां वो हैं जब आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं और उसके अलावा तमाम बैंकों से कर्जा लेते हैं, तो ये भी एक स्थिति है। अब मुझे लगता है गौरव बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। भारत की अगर आप बात करें तो अब वो भारत पुराना भारत नहीं रहा जब वो केवल पाकिस्तान की बातों का विरोध करता था, राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करता था यूनाइटेड नेशंस में और केवल एक स्टेटमेंट के तौर पर उसे देखा जाता था। आज आप भारत की कूटनीतिक जो पकड़ है उसको आप देखिए कि भारत किस तरह से काउंटर कर रहा है अलग अलग विश्व की ताकतों को। और जो पोलराइजेशन जिसका उन्होंने आज जिक्र भी किया जयशंकर साहब ने कि वर्ल्ड पूरी तरह से पोलराइज होने की कोशिश कर रहा है, जो कि वर्ल्ड दुनिया के हित में नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो अमेरिका के लिए हो या फिर चाइना के लिए हो, यूरोप के लिए हो, या किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को इस बात को देखना होगा कि जिस परिस्थिति के लिए बनाया गया था, जिस विश्व शांति के लिए, समृद्धि के लिए बनाया गया था, न तो वो शांति स्थापित कर पा रहे हैं न तो समृद्धि कर पा रहे हैं। ये इसके लिए सभी को साथ लेकर के चलना होगा। केवल अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिहाज से कुछ ही देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस को गवर्न करेंगे तो वो दुनिया के हित में नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने चाइना का जिक्र किया कि भाई अगर आप केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन केवल एक कंट्री में करते हैं वो आपके हित में नहीं है। कोविड के माहौल में आपने देख लिया कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किए बिना आप पूरी दुनिया जो है वो काम नहीं कर सकती है और इसलिए आपको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। तो उसका मॉडल क्या है? भारत ने कहा भाई हम खुद ही एक मॉडल हैं। पूरी दुनिया में जो तकनीक होती है वो अपने फायदे के लिए होती है और पैसे से बेची जाती है। हम तो डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। तो भारत तो खुद करके दिखा रहा है। और बाद में उन्होंने जिक्र किया भाई हम कैसे गरीबी को टैकल कर रहे हैं, कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम लोन्स दे रहे हैं, कैसे हम महिलाओं को केंद्र में रख करके, किसानों को केंद्र में रख करके अपनी योजनाएं बनाएं। तो यूनाइटेड नेशंस का पूरा मॉडल है क्या? शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। तो भारत तो अपने देश में कर ही रहा है। तो जब भारत अपने देश के स्तर पर यह कर सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सभी तक बेसिक्स पहुंचाना और सभी को एक ही निगाह से देखना, इस तरह की चीजें कर सकता है, विकास और शांति दोनों को बढ़ावा दे सकता है, तो यही मॉडल पूरी दुनिया अपना सकती है। और यही सब देखने को भी मिला जब कोविड थी। जो जिस तरह से जो खाद्य संकट तमाम देशों के पास पहुंचा, वहां पर भी भारत बहुत तेज से अग्रणी होकर वहां पर लोगों के लिए मदद की। तमाम देशों की मदद भारत ने की, वैक्सीन के जरिए भी मदद करी। तमाम ऐसे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र भी देखे गए हैं जहां पर मेडिसिन की भी मदद की गई है। तो भारत जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शांति और समृद्धि की ओर, उसमें जो भारत ने मूल मंत्र दिया पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आया। चलिए, ये संदेश तो देना एक बात होती है गौरव, लेकिन जो बहुत ही तथ्यों के आधार पर जो जयशंकर साहब ने कहा कि फूड क्राइसिस हुई, जब आपने देखा कोविड की वजह से भारत ने उसका समाधान निकालने के लिए बहुत सारे देशों को फूड क्राइसिस में मदद किया। और जहां पर अपने लोगों की चीजें कर्टेल करके ऐसे देशों को खाद्य पदार्थ पहुंचाए, गेहूं आदि पहुंचाए, जहां पर सप्लाई चेन मुश्किल हो गई थी। साउथ चाइना सी में आपने देखा चाइना की वजह से ही और भी कुछ सुनवा देते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह का मतभेद है और ध्रुवीकरण चिंता प्रकट वहां पर उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि आज बातचीत मुश्किल हो गई है, समझौते तो और भी मुश्किल हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि शांति और समृद्धि दोनों ही समान रूप से खतरे में है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है और प्रक्रियाएं जो हैं वो टूट गई हैं। Almost exactly 8 decades ago, the first steps towards the formation of the UN were taken near here at Dumbarton Oaks. Refined thereafter at the Yalta Conference, they were finally approved in San Francisco. The debates of that era centered around how to ensure world peace, a prerequisite for global prosperity.
तो सुना आपने कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पर क्या कुछ कहा, ये हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण बातें आज उन्होंने वहां से कही और पाकिस्तान को साफ तौर पर एक करारा तमाचा भी मारा है और साथ ही साथ बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की है उस पटल से। तो ऐसे में हमारे साथ अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, जो बात ये कह रहे हैं विदेश मंत्री साफ तौर पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और चिंता उन्होंने तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर वहां पर प्रकट किए कि इस तरह से कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में ये जो वानगी है यहां पर पेश की गई है, क्योंकि वैश्विक पटल पर जो तमाम, चाहे हम यूक्रेन की बात कर लें, इसके अलावा उन्होंने गाजा का भी जिक्र किया, ये तमाम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपकी बार हम देख रहे हैं कि तमाम देशों पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो साकार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत की ओर हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व की नजरें हैं और भारत जिस तरह से जो तमाम सपने हैं उनको साकार करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में जो तमाम जो यहां पर नीतिगत फैसले हैं वो किस तरह से अब की बार दिशा और दशा तय करते हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव, ये बहुत ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि जब जयशंकर साहब कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है इस वक्त पूरे दुनिया में, और यही पोलराइजेशन अलग अलग क्षेत्रों में जो संघर्ष है उसके मूल में है। तो जब तक आप पोलराइजेशन को एड्रेस नहीं करते हैं तब तक आप मूल समस्या का समाधान निकालने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप केवल एक पक्ष के हित को ध्यान में रखते हुए किसी वैश्विक संस्था का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैश्विक संस्था के जो मूल उद्देश्य हैं उनके अनुरूप नहीं है, और इसीलिए आपको रिफॉर्म करना होगा, क्योंकि आप पूरी दुनिया के लिए बने थे, आप केवल 5 महाशक्तियों के लिए नहीं बने थे। आज से 8 दशक पहले जब इसका निर्माण किया गया तो ये उस वक्त परिस्थितियां अलग थीं। बदलते हुए परिवेश में अगर आप बदलते नहीं हैं तो आपको कोई सीरियस नहीं गंभीरता से नहीं लेगा, और यही हो रहा है कि आप जो यूक्रेन और रशिया का संघर्ष है उसमें रशिया बिल्कुल नहीं सुन रहा है। एक पूरा का पूरा जो समुदाय है नाटो का वो यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। तो इस तरह से जब ध्रुवों में पूरी दुनिया बटी होगी तो संघर्ष तो बढ़ेगा ही। इसलिए भारत ये कहता है कि हम इस वक्त युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। प्रधानमंत्री लगातार बार बार कह रहे हैं कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और भारत ने खुद ये पहल की है, और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इसमें आगे बढ़कर के दोनों पक्षों से बात कर सकता है और शांति को बढ़ावा देने के लिए पहल भी कर सकता है। तो पोलराइजेशन को एड्रेस करने के लिए सभी को साथ लेकर के चलना, और इसलिए उन पॉलिसीज का भी जिक्र किया जयशंकर साहब ने कि जो भारत अपने यहाँ अपना रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी कैसे हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, सबका साथ सबके विकास को लेकर के, उसको दुनिया को समझना होगा। और एक क्रेडिबल मॉडल के रूप में जो भारत का मॉडल है, जिसे आप वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं कि वन अर्थ वन प्लैनेट, जो हमारा G20 में भी एक तरह से स्लोगन था पूरी दुनिया के लिए, उसको ही मूल में रख करके आप आज की वैश्विक जो संघर्ष की समस्याएं हैं उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये संदेश बहुत स्पष्ट था। निश्चित तौर पर अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि वैश्विक पटल पर भारत की जो छवि है वो लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और इसी मजबूती के साथ जब UNGA में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बात रखते हैं तो वो बात दूर तक जाती है और बड़ा संदेश दे जाती है। तो साफ तौर पर यही हम आपको दिखा रहे थे और सुना रहे थे कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया, और उसके साथ ही साथ वैश्विक पटल पर जो तमाम यहाँ पर जो रणनीतियां और नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरह की चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाना है। तो इसके लिए अभी से एक साथ होना पड़ेगा, तभी शांति और समृद्धि की ओर पूरा विश्व जो है वो आता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर ये हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा सेगमेंट दिखा रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से विदेश नीतियों को लेकर विदेश मंत्री वहां पर अपनी बात रख रहे थे। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। तो आपको बताते हैं कि तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जानकारी सामने आई है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने राज्यपाल से उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी CM नामित करने की सिफारिश की है और राज्यपाल ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और रविवार दोपहर 3:30 बजे वो चेन्नई के राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगे निधि स्टालिन। वहीं इस फेरबदल में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम वी सेंथिल बालाजी का है, जिन्होंने स्टालिन मंत्रिपरिषद में एक बार फिर से वापसी की है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। बालाजी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नकदी के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में 2 ही पिलर हैं, एक परिवार और दूसरा भ्रष्टाचार।
उदयनिधि स्टालिन बनेंगे उप मुख्यमंत्री, मतलब एक और सन का राइज होने वाला है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि। और ये पूरे इंडी अलायंस का चक्कर है। इंडी अलायंस में दो ही पिलर है, एक है परिवार, एक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को ले लो और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए परिवार को ही मौका देते रहो। इसलिए लालू जी चाहते हैं तेजस्वी जी का जो है वो उदय हो, स्टालिन चाहते हैं उदयनिधि का उदय हो, सोनिया जी चाहते हैं राहुल का उदय हो, शरद पवार जी चाहते हैं सुप्रिया जी का उदय हो। तो यही इनके अलायंस का चरित्र है। और आइए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाववाद और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा सरकार के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस के झूठे वादे में जनता फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ही एकता नहीं है तो गुटबाजी के बीच वो दलितों और पिछड़ों का भला कैसे करेगी। आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है
कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राज्य में दलाल और दामाद का बोलबाला था। कांग्रेस ने लूट खसोट ही नहीं बल्कि बड़ी बेशर्मी से उसका बचाव किया। ऐसे में कांग्रेस के वादों और इरादों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, हुड्डा जी सरकार तो 2 रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी। हर किसान को याद है ये 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार। फर्क देखिए दोस्तों, ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष 6,000 रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है, उनके सम्मान की चिंता करती है। और वो लोग 2 रुपये का मुआवजा, क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई? और महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरती राव को जिताकर अटेली की धरती से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। ये कांग्रेस अफवाह पैदा करना चाहती है। इन्हें लोग का तो इतिहास ही गड़बड़ है, वे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब सुरक्षा की गारंटी, विकास और विरासत की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अटेली में भी बिटिया को चुनाव जिता के भेजना है। और भाजपा की जन आशीर्वाद रैली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार आरती राव के लिए 36 बिरादरी से वोट करने की अपील की। अटेली वालों, आप हमेशा मेरे निगाह के अंदर रहे थे, चाहे मैंने आपका प्रतिनिधित्व करा हो या ना करा हो। और 36 बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता सकता। सभी बिरादरियों का ध्यान हमारी पार्टी रखती है और मैंने भी पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते सभी का साथ मैंने निभाने का कोशिश किया है। 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके आरती को, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाएं। जहां भी गई हूं इतना सारा आभार प्यार मिला है मुझे, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाली 5 तारीख को ये प्यार वोटों में तब्दील जरूर होगा। आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है, भाजपा की सरकार लानी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, आपके उपराज्यपाल बाहरी हैं, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वे बाहरी लोगों के लिए है। बाहरी लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, बाहरी कंपनियां यहां आकर सब कुछ लूट रही हैं। आपके एलजी बाहरी हैं,
साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। और सोपोर उत्तरी कश्मीर की उन 16 सीटों में से एक है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां सभी 20 उम्मीदवार इस एप्पल टाउन में मतदाताओं को लुभाने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कभी अलगाववादियों और उग्रवाद का गढ़ रहे इस क्षेत्र में इस साल गर्मियों में हुए लोकसभा चुनाव ने राजनीतिक गतिविधियों में फिर से तेजी और विश्वास ला दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। कभी अलगाववाद और आतंकवाद का गढ़ रहे सोपोर में चुनावी चहल पहल से रौनक है। कहीं चुनावी पोस्टर हैं तो कहीं प्रचार करते प्रत्याशियों का काफिला। कुल 20 उम्मीदवारों ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरशाद रसूलकर, कांग्रेस के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार, पीडीपी के उम्मीदवार इरफान अली लोन तीनों बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ वानी समेत 10 निर्दलीय उम्मीदवार और कश्मीरी पंडित आरती नेहरू समेत 3 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस सुर्खियों में है, और वो भी तब से जब उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को जम्मू में फोकस करने की नसीहत दे दी। कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक कार्डर है, अपना वोट बैंक है, उससे कांग्रेस उससे कोई फर्क। स्थानीय कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर बता दिया कि दोनों अलायंस पार्टनर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया ब्लॉक अलायंस है, ये खाली पावर के पीछे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखे में रखा है, और जो आज भी अलायंस आपने देखा कि पिछली बार जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, यहाँ पर बानीहाल के कैंडिडेट भी है, उन्होंने भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ खुला जो कैंपेनिंग में बोला। अगर ये साथ लड़ रहे हैं तो वो जो उनका भाईचारा वो कहाँ नजर आ रहा है आपको? तो इंडिया ब्लॉक्स मुझे लगता है उसको यहाँ हवा निकल गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कैंडिडेटों के पीछे, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों के पीछे। उधर कभी अलगाववादी संगठन का हिस्सा रही फातिमा तनवीर, जो अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर कश्मीर में हालात खराब करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस ने गिफ्ट किया था कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो आप करो, जो मर्जी आप कर लो कश्मीर में। यहाँ हो रही बहुकोणीय लड़ाई में पीपल कॉन्फ्रेंस भी कश्मीरी सम्मान का हवाला देकर अपनी नई पहचान बनाने की जुगत में है। सोपोर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में सोपोर विधानसभा सीट से अब्दुल राशिद डार ने जीत दर्ज की थी। जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा जो है काफी खूबसूरत है, उसी तरह से चुनावी लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। कैमरामैन दाऊद के साथ रमा त्यागी, जीडी न्यूज, सोपोर। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाने वाला सेलिब्रिटी इवेंट बताने पर देश भर के साधु संतों में भारी नाराजगी है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने राहुल गांधी के बयान को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जिसे वो नाच गाना बता रहे हैं। हिंदू धर्म में उसे भजन कीर्तन कहा जाता है। मंदिर में कोई जाता है, किसान जाएगा तो फावड़ा लेके जाएगा कि दिखाई देगा कि ये किसान है। अरे भाई, वहाँ मंदिर में जाएगा तो भक्त बन के जाता है, वो थाल लेके जाता है, फूल माला लेके जाता है, वहाँ सब एक समान होता है। तो राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उनको गाने, नाच या डांस दिखाई दे रहा है, जिसे उसको कीर्तन बोलते हैं हमारे यहाँ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है ना कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तरह। जैसी जिसकी भावना होती है वो उसको उसी तरह दिखाई देता है। तो ये तो क्लब वाले व्यक्ति है राहुल गांधी जी, खुद ही जहाँ जाते हैं वहाँ नाइट क्लब में घूमते रहते हैं। इनके कई वीडियो फोटो भी आए हैं। तो उनको अयोध्या जी में भी क्लब ही दिखाई दे रहा है और सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं या तो बच्चे वाली इनकी मानसिक स्थिति है या तो मेंटल टाइप के हैं। तो इनको अपनी इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो है
हमारे यहाँ भक्ति को या भजन को या संकीर्तन को ये कहे कि वो नाच गाने हो रहा है, तो उससे बड़ा दिवालिया कौन होगा। और वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद नाचने गाने वाले हैं। वो मुस्लिमों के साथ मिलकर देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की जैसी भावना वैसा उन्होंने देखा। उनको नाच गाने का भावना है, नचनिया गननिया वाला उनको ज्यादा पसंद आता है। भारत के सनातन को गाली देना ये बंद करें। उनको लगता है कि मैं हिंदुओं को जातियों में बांटूंगा। और वहीं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपना विषय रखे, अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जनभावनाओं के आधार पर कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उन्होंने उपहास उड़ाया है, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो माफ़ी मांगेंगे। पूरा देश एक तरह से आक्रोश से भर उठा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सहित चुनाव आयोग की पूरी टीम महाराष्ट्र के 2 दिनों का उन्होंने दौरा किया और चुनाव आयोग की टीम ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 1,186 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में। इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 आर अर्बन बूथ्स एंड 57,600 आर रूरल बूथ। This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 9.59 करोड़ है। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या में 22 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं। ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है। ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल। दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है, तो वो अभी भी इलेक्टरल रोल में शामिल करा सकते हैं। कंटिन्यूअस इलेक्शन, कंटिन्यूअस अपडेशन इज स्टिल ऑन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे। न्यूली रजिस्टर्ड वुमेन, एज आई मेंशन्ड, आउट ऑफ द नंबर आई गेव यू अर्लियर, आर ऑल्सो अराउंड 9 lakhs। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बंद कमरे में पार्टी के नेताओं के साथ सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। बिहार में बीजेपी के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। वहां से जेपी नड्डा सीधे सप्तमूर्ति पहुंचे और फिर माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी कार्यालय आए, जहां पार्टी के सांसद और विधायकों के साथ करीब 45 मिनट तक प्रदेश कार्यालय में बैठक की। मीटिंग में उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा की, साथ ही कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं, इसे लेकर टिप्स भी दिए। हम लोग का सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा करें, उसी पर चर्चा। जो सदस्यता अभियान चल रही है उसकी समीक्षा हुई है और इस गति को और बढ़ाना है। जेपी नड्डा ने विधायकों और सांसदों से बात करने के बाद सेवा सप्ताह के तहत इंटरनेशनल पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय में लोग खेल को प्राथमिकता नहीं देते थे
ओलंपिक को भी रूटीन कार्यक्रम माना जाता था। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस पर विशेष ध्यान दिया, ओलंपिक के लिए विशेष योजना बनाई और पैरालंपिक को भी पीएम मोदी ने मुख्य धारा में लाने का काम किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, खेल को उन्होंने विशेष करके महत्व दिया। जहां ओलंपिक्स को पूरा प्रायोरिटी दी, पूरी तवज्जो दी, पूरी उसको प्राथमिकता दी, वहीं पैरा ओलंपिक्स को भी मुख्य धारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और इसी का नतीजा है कि जहां हमको 1 या 2 गोल्ड मेडल या मेडल मिलकर के हम संतोष कर जाते थे, आज इंडिया की टैली चाहे ओलंपिक्स हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बिहार में पार्टी ने 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। 4 सितंबर से 26 सितंबर तक 25 लाख लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यह आंकड़ा देश भर के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा फिलहाल पार्टी की ओर से जारी नहीं किया गया है। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पार्टी के सीनियर नेता अश्विनी चौबे, सांसद रविशंकर प्रसाद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आगंतुक इस महोत्सव में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आ सकते हैं। 8 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। महोत्सव में आने वाले लोग पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और विविध पाक कला देख सकेंगे। इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के 300 से अधिक कलाकार और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये महोत्सव पूर्वोत्तर की परंपराओं और समुदायों की जानकारी से सभी देशवासियों को और अधिक परिचित कराने की दिशा में एक प्रयास है और ये सांस्कृतिक उत्सव पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, उनके लोकनृत्य, संगीत, कला और पारंपरिक पहचान हमारे देश की धरोहर है। ये क्षेत्र की परंपरा और समुदायों की जानकारी से सभी देशवासियों को और अधिक परिचित कराने की दिशा में ये महोत्सव एक प्रयास है। ये सांस्कृतिक उत्सव पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। पूर्वोत्तर की परंपराओं और प्रतिभाओं को आगे लाकर हम सब इन राज्यों के कारीगरों, कलाकारों और समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनके विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। और वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विविधता में एकता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण आयाम साबित होगा। भारत की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति, जिसके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रंग हैं, लेकिन इस विविधताओं से भरी हुई संस्कृति में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में निबद्ध करती है। हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारी परंपराएं जो हम सबको जोड़ती हैं, उसके साथ साथ में सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया के प्रयास से, उनके इनिशिएटिव से आरंभ हुआ ये समारोह और ये 7 दिन का उत्सव निश्चित रूप से ये भारत कला महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होगा। और वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल गौरव अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा समेत पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें डीडी न्यूज के एंकर असीम मिश्रा को भी पत्रकारिता के क्षेत्र में नेशनल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया।
और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई दूरदर्शन केंद्र में एक पेड़ मां के नाम पहल में भाग लिया। उन्होंने डीडी तमिल स्टेशन परिसर में मां के सम्मान में एक पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा ली और दूरदर्शन केंद्र के स्वच्छता कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में छत्तीसगढ़ शानदार प्रदर्शन कर रहा है। यहां के लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से कम एक पेड़ लगाएं। छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं और उस एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में जियो सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिल रहा है वहां पर मां के नाम से पेड़ लगा रहे हैं। और भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ग्रीस के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सलामिस नौसेना बेस पर हेलेनिक नेशनल डिफेंस के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल दिमित्रियोस चौपिस से मुलाकात की और हेलेनिक नेवी डैमेज कंट्रोल स्कूल का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने और सुरक्षित हिंद महासागर के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड युद्ध स्मारक और भारतीय वायुसेना अक्टूबर से नवंबर तक हिमालयन थंडर यानी वायु वीर विजेता कार रैली करने जा रही है। कठिन और दुर्गम रास्तों पर 52 वायुसेना के वीर सियाचिन से लेकर तवांग की यात्रा करेंगे। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। वायुसेना के 52 जाबाज इस साल हिमालय की पर्वतमाला पर कारों में सवार होकर दहाड़ेंगे। उत्तराखंड युद्ध स्मारक के प्रेसिडेंट तरुण विजय ने और वायुसेना ने सियाचिन के पास थॉयस से लेकर अरुणाचल के तवांग तक हिमालयन थंडर कार रैली के लिए हाथ मिलाया है। 7000 किलोमीटर लंबी यह कार रैली युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी और भारत के वीर शहीदों की गाथा का प्रचार प्रसार करेगी। वायुवीर विजेता नामक यह रैली उत्तराखंड युद्ध स्मारक के अध्यक्ष तरुण विजय के दिमाग की उपज है। कार रैली को 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से दिल्ली से रवाना किया जाएगा। इसे वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को सियाचिन के पास थॉयस एयरबेस से रवाना किया जाएगा, जो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह रैली बेहद कठिन और दुर्गम इलाकों और मौसम में अपने मार्ग में 16 स्थानों पर रुकेगी। 20 स्थानों पर वायुसेना के नायक स्कूल और कॉलेज के छात्रों से बातचीत करेंगे और उनमें रोमांच की भावना भरेंगे। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नोएडा में डॉक्टरों ने स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया। इस स्वच्छता मैराथन का आयोजन डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान ने किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, सफाई मित्रों एवं सुरक्षा मित्रों और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण युक्त खानपान, आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां खाने की सलाह दी गई। इसके अलावा गर्भावस्था के बाद भी जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना है, इस विषय में भी जरूरी जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हमारे यहाँ पर पोषण माह चल रहा है, इससे संबंधित कई तरह की गतिविधियां करवाई है। हमने रैली निकलवाई है, पोषण सप्ताह मनाया गया है, फिर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई है, होने वाले बच्चों को अन्नप्राशन खिलाया गया। 2 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया, जिसके अंदर जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, वो बच्चों को उनके अभिभावकों को पोषण के बारे में जागरूक करती है, उन्हें विभिन्न पोषण के बारे में जानकारी देती है। हम पोषण से संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट्स को लेके लोगों को, कम्युनिटी को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इसके अंदर हम महिलाओं की प्रजनन संबंधी जो आयु है, क्या राइट टाइम पे उनको रिप्रोडक्शन फेज में जाना चाहिए, प्रसव पूर्व उनको क्या देखभाल करनी चाहिए,
स्वयं की, और प्रसव के बाद में जो बच्चा हो जाए और स्वयं की जो धात्री महिलाएं उनको क्या देखभाल करनी चाहिए, उनसे कुपोषण संबंधित उनके वजन है, उनकी लंबाई है, उनकी भी पूरे ज़िले में मॉनिटरिंग की गई। मिलेट के बारे में जानकारी दी गई, जो मोटा अनाज है उसको कैसे हम अपने रेगुलर जो खान पान है उसमें समावेश करके हम कुपोषण से बच सकते हैं, एनीमिक होने से बच सकते हैं, इस संबंध में जागरूक किया गया। और वहीं 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का शुक्रवार को सोनीपत के राई में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज भारत लौटे हैं। नीरज जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंचे तो बच्चों ने 2 पंक्तियों में खड़े होकर तालियां बजाई। इस मौके पर उन्होंने मिशन ओलंपिक 2036 7 से 70 पदकों तक का सफर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस अवसर पर नीरज ने अगले सत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार की बात भी कही। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है और राई स्पोर्ट्स स्कूल सब जानते हैं, तो बिल्कुल आज बात करेंगे और होपफुली हम ये मेडल्स बढ़ा सके आगे के लिए। नहीं, एलए के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन हाँ अगर बात करें अगले साल की तो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो उसकी तैयारी करेंगे, फिर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स आ जाएंगे उससे अगले साल, तो धीरे धीरे सबकी तैयारी करेंगे अच्छे से। और देश के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से उनकी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। 1988 में जहां भारतीय बंदरगाहों पर जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम 28 दिन था, वहीं आज ये कम होकर मात्र 1 दिन से भी कम रह गया है। अमेरिका में टर्न अराउंड टाइम 1.5 दिन, ऑस्ट्रेलिया में 1.7 दिन और सिंगापुर में 1 दिन है। इस तरह भारत कई विकसित देशों की तुलना में आगे निकल गया है। भारत के 9 बंदरगाहों को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है, जो देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार को दर्शाता है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मिली इन उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया जाता है। ये प्रगति व्यापार और लॉजिस्टिक्स में वैश्विक नेता बनने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बेहद उत्साह और रोमांचक माहौल में शनिवार को केरल में अलापुझा के पास पुन्नमदा में झील में सबसे प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण आयोजित किया गया। पल्लातुर्ती बोट क्लब के करिचल चंदन ने नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण जीता। इस नई बोट रेस में पल्लाथुर्ती बोट क्लब की ये लगातार 5वीं जीत है। पल्लाथुर्ती बोट क्लब के करिचल चंदन ने 4 मिनट और 29 सेकंड में दौड़ पूरी की। और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किए। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर भी हिंदू संगठनों ने रोष जताया। हालांकि अवैध अतिक्रमण के मसले पर राजनीति न करने की अपील भी की जा रही है। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर में विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराए जाने की लगातार मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद को लेकर राज्य के सभी 12 जिलों के मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। शिमला में भी देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। शनिवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने अवैध मस्जिद मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं करने की बात कही। आंदोलन से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप इस आंदोलन में इस जो अवैध अतिक्रमण है इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति न करें। हम सबसे यही निवेदन करते हैं, आप कानून सम्मत इस समस्या का समाधान करो। हम खुद कानून के अनुसार आपके साथ खड़े हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने विवादित मस्जिद पर सही से कार्रवाई करने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की। संजौली विवादित क्षेत्र है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक सरकार के जमाई कहें चाहे वो कोई पता नहीं कौन जमाई थे, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए हमने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है। एसपी महोदय से हमने निवेदन किया है, परंतु अभी तक ये एफआईआर नहीं कर रहे। हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसको सही ढंग से उसकी जांच की जाए।
इस मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो सीधे तौर पर अवैध निर्माण से जुड़ा है। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का कहना है कि इस मस्जिद के अंदर नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराया गया है। शिमला नगर निगम के अनुसार इस इलाके में 3 मंजिल से नीचे ही निर्माण कार्य करने की अनुमति है। इस मस्जिद में अभी तक 5 मंजिल तक का निर्माण कार्य किया जा चुका है। लोग इस बात का ही विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने पहली चेतावनी दे दी है कि अगर 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आता है तो इस मामले में लोग सड़कों पर उतरेंगे। संजौली मस्जिद मामले में बीते 11 सितंबर को शिमला में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।